ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि जिससे सामने वाला आदमी परेशान हो? अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि जो वायरल हो जाए बस? अरे मुझे नहीं चाहिए वायरल। तो मेरा काम है सवाल पूछना, आपको जो आपका काम सवाल पूछना नहीं है, आपका काम है जिम्मेदारी से सवाल पूछना। आप सवाल ही ऐसे पूछना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, धुरंधर में प्रोपेगेंडा है कि नहीं, ये क्या बात है? और 4 बार तो आपका ये चीज बंद हो गई है। मैंने आपको एक बार बोला था ना कि यार आप पहले फ्रेम सेट कर लो। एक बार आपके पास जगह नहीं थी, मैंने आपको बोला कि आप मेरे घर आ जाइए, आप यहाँ पे शूट कर लीजिए, और आप शूट कैसे कर रहे हो? 4 चीजें आपने तोड़ दी यहाँ पे आके। यार ये क्या बात है? और आपका काम ही पूरा नहीं है यार। अविनाश ये तो सही नहीं है यार। मतलब मैंने आपको यार देखो आपकी घर दिया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कैमरा जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज़ के लिए इतना गुस्सा आई डोंट थिंक सो। ये बात सिर्फ कैमरे की नहीं है, बात यह है कि जब मैं आपके सामने एकदम दिल से खुलने के लिए तैयार हूं तो आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि जिससे सामने वाला आदमी परेशान हो? मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि भैया आप जो पूछना चाहिए मैं दिल से बात करूंगा। तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि जो वायरल हो जाए बस? अरे मुझे नहीं चाहिए वायरल। तो मेरा काम है सवाल पूछना, आपको जो आपका काम सवाल पूछना नहीं है, आपका काम है जिम्मेदारी से सवाल पूछना। बैठिए आप यहाँ पे। मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडस्ट्री का अगर आपको कोई एक सच रिवील करना है वो क्या होगा? इंडस्ट्री का रिसर्च, जितना आपने काम किया है, जो चीज़ें महसूस की हैं, एक्सपीरियंस रहा है उसके मुताबिक। इंडस्ट्री का एक सच मतलब मुझे किसी ने बताया था ये चीज़, जो मैंने भी फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस किया। और ये आई थिंक एक बहुत ही एक मतलब उन्होंने भी कहीं से सुना होगा, और मतलब वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और अच्छा खासा काम किए हुए इंसान थे, कि जब आप किसी प्रोजेक्ट में जुड़ते हो ना और आप लोगों से मिलते हो, आपकी नई दोस्तियाँ होती हैं, आपके नए रिश्ते बनते हैं, काम कर रहे हो, क्रिएटिव एक्सचेंजेस होते हैं, किसी चीज़ पे 2 लोगों की जो मतलब उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो मिलते हैं और एक्साइटमेंट होता है, और आपको लगता है कि अरे वाह यार क्या बात है अविनाश, हमने ये चीज़ करनी चाहिए, और हमारी जो विचार हैं कितने मिलते हैं। वाह, अब तो मतलब मैं तुझे ही ढूंढ रहा था इतने साल से, अब तू मुझे मिल गया, अब तो हम क्या कुछ नहीं कर देंगे ज़िंदगी में। वाह। और ऐसे 2-3 नहीं, 5, 6, 8, 10 कुछ अच्छे इक्वेशंस बनते हैं, और आपको लगता है अब ये फॉर एवर है। और फिर एक समय के बाद वो प्रोजेक्ट या वो चीज़ वो ख़त्म होती है, वो अपना मुकम्मल जो भी उसको एक अंजाम पाना था वो पाती है, और उसके बाद वो चीज़ें फिजल आउट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक और जिसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये कभी कभार इनिशियली तो ऐसा लगता था, अब तो आपको पता है कि कहाँ पे कितना घुसना है। हर जगह दिल नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हर जगह दिल लगा लिया तो फिर तो मतलब आप खर्च ही हो जाएंगे। कहीं कहीं दिल लगता है, कहीं आपको लगता है कि नहीं ये इतना ही ठीक है, काम पूरा 100% होगा, लेकिन दिल उतना ही लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर मामला थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। तो ये चीज़ जब मुझे इनिशियली जब एक्सपीरियंस होती थी तो 2-3 बार मुझे बड़ा थोड़ा झटका सा भी लगता था कि अरे यार कल तक तो इतनी कल बातें तक और तो सारी इतना चीज़ें था, और एकदम। ये है वो है, ऐसा लगता था कि एकदम मिल गए हैं हम तो, जैसे हिंदी में कहते हैं दांत काटी रोटी, कि भैया एक ही प्याले में पानी पियेंगे और ये होगा, और वो उस तरीके की फीलिंग आती है कि अरे यार। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई इक्वेशंस यहाँ पे मोमेंटरी होती हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है ओवर द टाइम की। लेकिन हाँ, वो थोड़ा एक डिस्टेंस से ही चीज़ें आप फिर रखते हो कि चीज़ें डिस्टेंस से और टाइम से चेंज होती हैं चीज़ें। उगते सूरज को सलाम, ये सारी चीज़ें जो निकली हैं ना, बोली हैं लोगों ने, वो करेक्ट हैं। वो सारी चीज़ें आप बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फलेस और बहुत ही उस तरीके से चीज़ें, उसमें से एक मतलब हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारा ही इस तरीके से लोग हैं, कई लोग हैं ऐसे। उसमें से गुरु है गुरमीत सिंह, जो मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं। वो एक सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ ही उनका बहुत ही सेल्फलेस और सबको साथ में लेके चलने वाले, कि भैया इस सीज़न में इनका रोल कम है, उनका ज़्यादा है, लेकिन पहली बार इनका रोल ज़्यादा हो रहा है तो इनको थोड़ा आगे रखते हैं। फिर वो याद रखेंगे कि पिछली बार ये थोड़े रह गए थे तो इस बार इनको थोड़ा आगे रखते हैं। अच्छा, ये आदमी तो उसका सब वो सेट होता है दिमाग में, जो कि वो किसी से बताता नहीं है, और मुझसे भी कभी उसने बात नहीं की, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये कि वो सबका जितना ड्यू उनकी मेहनत से उनको मिलना चाहिए उसका एक ट्रैक रख के, ऐसा लगता है, और वो सही तरीके से मेंटेन करता है कि उसका वहाँ से ये हो जाए, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, मतलब फेयर इनफ।
मैं अगर आपसे पूछूं कि कभी कोई सी रोल के लिए कुछ ऐसा किया है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, या कोई मेहनत या कुछ भी ऐसा डिसीजन जो आज जब सोचते तो लगता है यार ये तो बड़ा अजीब सा किया मैंने इस रोल के लिए, जैसे समझा नहीं। जैसे कुछ भी जो आपने किसी किरदार में ढलने के लिए या उसको पाने के लिए कोई भी एक ऐसा स्टेप लिया हो जो आपको लगता है कि यार ये शायद बेहतर हो सकता था? और बेटर हो सकता था, ये तो मुझे हमेशा लगता है। ये तो मुझे मिर्ज़ापुर में भी लगा है कि हाँ, ये मुझे मिर्ज़ापुर में भी लगा है, अभी कप्तान किया है उसमें भी एक दो जगह ये हमेशा लगता है कि यार हाँ, ये चीज़ें ये चीज़ थोड़ी और ज़्यादा इसमें घुस सकते थे या ऐसे कर सकता था, बट वो बहुत टेक्निकल और बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हैं। और वो दो लेवल पे रहती हैं। एक लेवल पे ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि एक इवॉल्व्ड आर्ट है, आप उसको कर ही सकते हैं। मतलब किसी ने एक बहुत कमाल की बात कही थी कि द आर्ट एंड वॉट एवर यू आर मेकिंग, इट शुड नॉट बी एंडेड, इट कांट बी एंडेड, इट हैज़ टू बी अबैंडन्ड। कि आपको एक समय पे आप इसको ख़त्म करने के पीछे ना चाहिए, आपको इसको ये करना पड़ेगा कि अब ये इस समय तक जितना हो सकता था बेस्ट ये हो चुका है, अब ये बंद। काम तो इस पे मैं और कर सकता हूँ, इसको और बेटर बना सकता हूँ, लेकिन बस इतने समय में ये आज ख़त्म हो जाना था, तो अब आज के हिसाब से ये सही है। तो वो एक एंड लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता यही है कि आप रोल में, मुझे लगता ही है कि यार ये सीन में मैं इस तरह से कर सकता था, ये जैसे बोल रहा था ना थोड़ा सुर नीचे कर सकता था, थोड़ा और घुस सकता था इसमें, या इसका सुर अलग तरह से मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता था, या कहीं सटल ज़्यादा हो गया थोड़ा और उठा सकता था, अरे ये थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और हमेशा जब आप सब्जेक्टिव होते हैं, जब आप कर रहे होते हैं तो आप एक अलग लेवल पे होते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव होकर उसे देखते हैं तो फिर तब ये चीज़ें तो वो, लेकिन वो हमेशा होगा क्योंकि वो आपका जो मीडियम है वो शिफ्ट हो गया है। पहले आप अंदर थे और आप खुद थे, आप सब्जेक्टिव थे, लेकिन जब आप अपना किया हुआ खुद देखेंगे, आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जब हम ये इंटरव्यू आएगा तब देखेंगे तो फिर लगेगा अरे इस बात का तो ये जवाब भी दे सकता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, बताओ एक्टर, मुझे एक चीज़ आपसे समझनी है कि बहुत सारे इमोशंस आप ऑन स्क्रीन प्ले करते हो, जिनमें से एक ऑडियंस के लिए या बतौर एक्टर बड़ा इंगेजिंग रहता है, वो तो कोई भी रोमांटिक सीन या इंटीमेट सीन। बहुत सारे हमने किस्से पढ़े हैं, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कोई एक्टर वो सीन परफॉर्म करते हुए इतना इंडल्ज हो गया कि शायद वो कैमरा डायरेक्टर ने कट बोल दिया बट फिर भी लगे हुए हैं, या एग्रेसिव हो गए हैं उस इमोशन में बहुत ज़्यादा। इंटीमेट सीन्स, इमोशन सीन्स, रोमांटिक सीन्स कैसे परफॉर्म होते हैं? कैसे होते हैं इंटीमेट सीन्स में? तो आजकल मैंने देखा है कि वो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो वो तो मतलब वो एक अलग ही आर्ट फॉर्म है। मतलब वो इतना टेक्निकल है कि आपको लगता है कि अरे यार इतना टेक्निकल कैसे करोगे आप। मतलब वो तो ये होता है कि भाई बहुत टेक्निकल चीज़ हो जाती है और बहुत केयर लिया जाता है। आई थिंक इट इज़ एक अच्छी चीज़ है वो की जाती है, क्योंकि उसका मेन जो पर्पस है वो यही है कि दो एक्टर्स जो इंटीमेट सीन्स परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहें, उनको पता हो क्या है, कैसे करने वाले हैं, क्या होगा, कौन आपको कितना टच करेगा, कैसे करेंगे, कहाँ करना है, वो सब। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट हाँ, लेकिन उस फ्लो को नज़र रखते हुए वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि इमोशन ड्रिवन चीज़ है। क्योंकि मुझे याद है, मैं जब पढ़ता हूँ, ऑब्वियसली आपने भी पढ़ी होंगी बहुत सारी चीज़ें, कि दयावान एक फिल्म आई थी जहाँ पे विनोद खन्ना बेकाबू हो गए थे माधुरी दीक्षित, कथित तौर पे जो रिपोर्ट्स हैं कि वो थोड़े एग्रेसिव हो गए थे। या अजहर करके एक फिल्म आई थी इमरान हाशमी और नरगिस फाकरी की, डायरेक्टर ने कट बोला बट स्टिल दे वर किसिंग। तो जो आपने बोला ना इमोशन है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि उसमें क्या है कि लेकिन हाँ, मतलब आपको वो बहुत ही एक इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब विच यू आर डूइंग। मतलब आप पूरा का पूरा आपका जो भी आंक रहा होगा उस कैरेक्टर का, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है कि आपका को एक्टर का कंफर्ट क्या है, कौन कैसे है। मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस इस चीज़ में ये रहा है कि मतलब मैं तो पहले मतलब हम लोग अभी भी एक सीन कर रहे थे जिसमें कि मतलब इंटीमेट सीन तो नहीं था लेकिन थोड़ा एग्रेसिव होना था। क्यों?
तो मैं तो कप्तान की बात कर रहे कप्तान हैं की ना? बात कर रहा हूँ। तो मैं उसमें मतलब मैं तो पहले तो पूरा मैंने बोल के बताया कि क्या होगा, कैसे करेंगे, ये है, आप बताइए। मैं डायरेक्टर और जो दूसरे एक्टर थे वो हम तीनों बात कर रहे थे और मैं सिर्फ खड़ा था, मैं ऐसे सुन रहा था कि ये चीज़ें हैं, अब तुम बताओ कैसे करना है, क्या करना है। आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना सारी चीज़ें। और क्या है कि जब आप कर रहे होते हो तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन कि मुझे अब जैसे मुझे पता है कि मैं यहाँ तक जाऊँगा, लेकिन इस पॉइंट तक मैं इसको छूऊंगा नहीं, आपकी बुक को जैसे छू रहा हूँ तो आप मेरा हाथ अंदर ऐसे कर देना। तो अब मेरी जितनी भी एनर्जी है वो यहाँ तक है, इस तक अगर आपका हाथ नहीं आया तो मैं रुक जाऊँगा। सो अब ये टाइमिंग की भी बात है कि हमने इसको पहले प्लान कर रखा है कि मैं, लेकिन आऊँगा तो मैं ऐसे कि शायद मैं रुकूंगा ही नहीं, लेकिन मैं यहीं तक आ रहा हूँ। उस समय तक आप अगर वैसे कर दोगे तो वो लगेगा ऐसे कि हाँ यार इसने रोका है, करेक्ट। वो लगेगा कि सामने वाले ने रोका है। तो वो रिस्पॉन्सिव चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक्शन और उसका रिएक्शन। तो ऐसे है, बल्कि मतलब फिर मेरे साथ तो ये था कि जो को एक्टर थी वो कह रही थी अरे भैया यू आर बीइंग वेरी लीनियंट, तू थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। और क्योंकि मैं जिस तरीके से मतलब मेरा पूरा ये था कि यार हल्का सा भी ना चोट लगे ना उनको अनकंफर्टेबल फील हो। तो फिर बाद में उन्होंने बोला भी इस चीज़ को कि यार मतलब मेरे को ही बोलना पड़ा कि तू थोड़ा और एग्रेसिव हो सकता है। तो हाँ, मैं इन चीज़ों को बड़ा हाँ, बावजूद इसके मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब इस चीज़ पे भी ध्यान देता हूँ कि नहीं यार सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हम प्लान करेंगे, हम रिहर्सल करेंगे, बट इमोशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इट कांट लुक ऑकवर्ड, क्योंकि अगर वो ऑकवर्ड लगा तो ख़त्म हो गया। फिर तो आपकी ये जितनी मेहनत आप कर रहे हो ये कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, बेकार हो जाएगा। तो ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, बट हाँ देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू सी। तो मेरे 2-3 ऐसी चीज़ें रही हैं जिसमें एक जगह सॉफ्ट रोमांटिक सीक्वेंस भी रहा है मिर्ज़ापुर में। कप्तान में तो बहुत एग्रेशन था, तो वहाँ पर भी। और कहीं एक पहले एक इंटीमेट सीन था, मतलब वो छोटा सा कुछ एक क्लिप था, लेकिन इन तीनों ही चीज़ों में मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा आराम से देख के सामने वाले का कंफर्ट, जब तक वो आपको नहीं कहेगा कि यस हम आगे बढ़ सकते हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, भले ही कितना टाइम लगे, भले ही कोई कुछ भी बोले। हमने अभी जितनी बात की उसमें मिर्ज़ापुर का बहुत बार जिक्र हुआ है, मुझे उस फिल्म के बारे में बताइए। फिल्म बहुत ही कमाल का अटेम्प्ट है, बहुत ही कमाल की एक चीज़ है। मैंने उसके कुछ विजुअल्स देखे जो गुरु ने दिखाए थे, तो इट लुक्स बिग, मतलब विजुअल्स या ऐसे क्लिपिंग्स वगैरह देखे थे जो उन्होंने शूट किया। तो मिर्ज़ापुर में एक चीज़, मतलब मिर्ज़ापुर में कहानी में हमेशा से एक टेक्स्ट में, परफॉर्मेंसेस में एक डेप्थ थी, एक स्केल था। इस बार वो स्केल विजुअली भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इट लुक्स लाइक कि हाँ यार ये मिर्ज़ापुर अगर बड़े पर्दे पे कभी हो तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो एक चीज़ें हैं। बाकी मतलब कहानी और उसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मिर्ज़ापुर के, जब वो मिर्ज़ापुर फिल्म देखेंगे और जो मिर्ज़ापुर शो उन्होंने देखा है, उनके दिमाग में कभी भी कहीं कोई क्लैश नहीं होगा कि अरे यार ये कहानी जो हम फॉलो कर रहे हैं और ये जो हम फिल्म में देख रहे हैं ये तो मैच कैसे हो रही है, ये तो नहीं, तो क्लैश नहीं। ये अपने आप में पूरी मुकम्मल कहानी है और ये अपने आप में पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस और कहानी है जो आपने शो में देखा है, और वो कहीं भी क्लैश नहीं होती। बॉलीवुड जो वर्ड है ना, सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, लोग उसके बारे में अच्छा भी बहुत सुनते हैं, बुरा भी बहुत सुनते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि बॉलीवुड की एक डार्क रियलिटी, क्या होगा आपका जवाब? मतलब कहीं होंगी, मुझे वैसे उतना पता नहीं, लेकिन मुझे ओवरऑल अगर लगता है, अगर देखूं तो बहुत ज़्यादा अपने में और सेल्फ ऑब्सेशन कह लीजिए, या वो आपको बहुत अपने में रखता है, आपको सामने वाला देखना बंद हो जाता है। डुलुलु डिलीलू जो भी ऐसा चलता है वैसा। हाँ, वैसा हो सकता है हाँ। कि आपको बहुत ज़्यादा आप अपने में रहने लगते हैं। और हाँ, मतलब ये एक डार्क सीक्रेट है कि आपको बेसिकली एनवायरनमेंट से मेरा मतलब पेड़ पौधे नहीं, वो भी, लेकिन आपका जो एक Surrounding. सराउंडिंग्स हैं वो आपको
बहुत अजीब से आप थोड़े परसेप्शंस हिलने लगते हैं या आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हैं। ओके, ठीक है। अगर आपको अपना एक पास्ट का कोई मोमेंट डिलीट करना हो तो वो क्या होगा? पास्ट का मोमेंट अगर डिलीट करना हो, कुछ रिजेक्शंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे छोटे मोटे तो चीज़ें हैं ही कि भाई आप कोशिश करते जा रहे हो लेकिन उतना कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि बड़ी फिल्म, बड़े स्टार के साथ बड़ा लॉन्च सब हो गया और फिर किसी वजह से वो फिल्म रुक गई, और जिसमें आपका कोई हाथ नहीं था, जिसमें आपका कोई वो नहीं था, बड़ी बामुश्किल वो चीज़ मिली 50 चीज़ों में होके, तो वो क्योंकि उसमें जब तक वो नहीं हुई है तब तक आपका इतना इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टमेंट हो गया है कि वो फिर एक पहाड़ की तरह गिरता है आपको। तो वो उस तरह के एक्सपीरियंसेस आई थिंक हम हटा सकते हैं। छोटे मोटे रिजेक्शंस जो होते थे पहले वो ठीक है, वो तो वो सिखाते तो हैं, सिखाते हैं grow करते आपको, वो बिल्कुल। आपको बताते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन ये जहाँ पे आपके इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, उस स्टार ने आपका ऑडिशन देखा और बोला यार ये तो कमाल है, पहले हो आप एक्टर जो कि आपने जो कास्ट हुए उस फिल्म में, बड़ी फिल्म है और ये वो सब, और फिर वो नहीं, तो वो अभी मेरे दिमाग में वो चीज़ आई ना, उसको मैं हटा सकता हूँ कि यार उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर आपको अपने फ्यूचर सेल्फ से कोई एक सवाल पूछने का मौका मिले, क्या पूछोगे? फ्यूचर सेल्फ से मैं पूछूंगा कि भाई ऐसा कोई ज्ञान या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई लीड दीजिए कि जीवन में कितना और किस तरफ बढ़ना है कि सुख शांति और जीवन अच्छे से चले। बस इस चीज़ का आप लीड बता दो तो मैं फिर यहाँ वहाँ इधर उधर ये भी वो भी ऐसा क्या कैसे, ये इतना एनालिसिस आप करना ही छोड़ दो कि आपका फ्यूचर बोले अरे भाई कुछ नहीं, इधर आना है, बढ़िया है सब, बस। ओके, ठीक है। आपने सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया है एक्टिंग के लिए? अब नहीं, मतलब एक समय पे मैं सोशल होने के नाम पे ज़ीरो हो गया था कि मैं सिर्फ फोकस्ड रहता था अपने काम से रिलेटेड चीज़ों पे। मैं उन्हीं लोगों से कनेक्ट करना चाहता था जिनसे मेरी वर्क वाइज फ्रीक्वेंसी मैच हो। कॉन्वर्सेशंस भी काम के बाद भी कॉन्वर्सेशंस अराउंड द वर्क ही होते थे, इफ़ नॉट एग्जैक्टली अबाउट द वर्क। लाइक उसके बाद हम ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ ही डिस्कस कर रहे हों, लेकिन दुनिया वही थी और ये कुछ चला है काफ़ी, मतलब 6 7 8 9 साल। तो उसमें एक बहुत अलग एक्सपीरियंस जो मुझे लगता है आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, उस समय वो ज़रूरी था क्योंकि शायद उसी वजह से आप अपना काम करने में एक जो भी काबिल हुए उसी वजह से, लेकिन उसकी वजह से एक लंबे अरसे तक किसी और बात में या एक और कुछ और तरह के लोगों में, सराउंडिंग्स में आप ओपन नहीं थे टू मीट न्यू पीपल, टू हैव न्यू कॉन्वर्सेशंस, टू हैव डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस, टू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग और एंटरटेनमेंट। ओके, तो वो आपको फिर एक ही वन डायमेंशनल सुर में ही आप चल रहे थे काफ़ी समय तक। फिर वो एक समय के बाद थोड़ा उसका एक चानना हुआ और लगा कि अरे यार ये तो आपको एक टाइम के बाद, अभी तक ठीक है लेकिन इस ऐसे ही चलता रहा तो लिमिट कर देगा आपको। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस और चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, और फिर ये हो गया कि उसका बैलेंस चेंज हो गया। मतलब अब मेरे बहुत सारी दुनिया और बहुत सारी ज़िंदगी के पहलू, इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशनल, ये सारी चीज़ें हैं विच इज़ स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस ऑल। लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है? लाइफ का सबसे बड़ा डर बहुत है, मतलब बहुत तो नहीं है, कुछ है। डेथ, मतलब अगर उसको एकदम ऑनेस्टली बोला जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे क्या है, एक दिन हम नहीं रहेंगे फिर कैसे क्या, तो वो एक बेसिकली वो डेथ भी नहीं, वो अननोन है। वो फियर कई जगहों पर होता है जब कोई भी सिचुएशन में आते हैं जो अननोन है, तो दैट्स दैट। बट हाँ, इसी तरीके का डर यही है कि अब वो बहुत कम हो गया है कि आपकी अपने से जो एक्सपेक्टेशंस रही हैं या रहती हैं वो ठीक से वो हो जाए जैसा आप सोच रहे हो, कि आपके पास इतना सा पानी है कि भाई ये पानी सूख ना जाए, ये पानी थोड़ा बढ़ता जाए या आप उसे बढ़ा सको, तो उसी तरीके की चीज़ें रहती हैं। बाकी अदरवाइज़ लाइफ में मतलब मुझे तो बड़ा लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ से कनेक्टेड रहना, सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ों में, काम सिर्फ एक हिस्सा है आपकी लाइफ का, आपका, और वो आपके हाथ में नहीं है, उसकी ट्रैजेक्टरी आपका करना ही आपके हाथ में है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको काम के लिए निरंतर मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि आप ये काम कर चुके हैं तो आप बैठे हैं, अब आपको सब चीज़ें सामने से आ रही हैं, नहीं, आज भी आपको कनेक्ट करना पड़ता है। आज भी आपको ये नहीं पता कि
कितना समय और रहेगा अगली चीज़ आने के लिए, अगली चीज़ क्या होगी। तो उसके लिए आपको लोगों से कनेक्ट करना, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर मैं किसी के साथ काम करना चाहता हूँ, उससे बात करने में या उसको इस चीज़ का इजहार करने में कि अरे यार मुझे आपके साथ करना है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है और मैं करता हूँ ऐसा। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है जो शायद होनी भी चाहिए कि किसी भी प्रोफेशन में आप अपने हक से बात करो, मांगो, कोशिश करो। ठीक है, मैं अगर पूछूं एक्टर होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? फ़ायदा वी ऑल नो, नुकसान क्या है एक्टर होने का? नुकसान यही कि आप बेकार में चर्चा में रहते हैं, मतलब आप यूं ही आप चर्चा में हैं और आपके ऊपर अच्छी भी लेकिन बुरी भी क्रिटिसिज्म और अप्रिसिएशन कभी कभार ज़रूर से ज़्यादा हो रहा होता है कि भैया यार इतना भी बुरा नहीं था कि आपने मतलब बेचारे की लेनी कर दी या आपने एकदम ही ख़त्म कर रहे हो चीज़ों को, और ऐसा भी कुछ नहीं हो गया है कि आपको लग रहा है अब यही है सर्वोपरि कि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं पाए। ये दोनों ही चीज़ें ना ये बड़ी अजीब लगती है। अरे यार, बिकॉज एक तो इट इज़ अनरियल, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्रोजेक्शन। ये एक इंसान या एक समुदाय या कुछ लोगों का एक प्रोजेक्शन है। उनका परसेप्ट, उन्होंने सोच लिया ये कमेंट करके मैं इन्हें ख़त्म कर दूंगा, या उन्होंने सोच लिया कि अरे मैं ऐसी तारीफ़ करूंगा कि आपको लगेगा भाई मैंने क्या किया है। तो ये एक एक्सटर्नल चीज़ है कि सामने वाला उसकी एनर्जी क्या है। वो आज सुबह सत्तू का पराठा खा के अगर चला है तो उसमें एनर्जी बहुत है, तो वो लगा हुआ है। या उसको आज सुबह से उसका दिन अच्छा नहीं हुआ तो उसने कहा हटा इसका कैसे अच्छा दिन होगा, मेरा मूड खराब, इसका भी इसका करूँगा, भी रुक। करो, क्या ये क्या कपड़े और क्या। तो ये आई थिंक एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी अजीब है। अच्छे और बुरे से मेरे को क्लिक किया धुरंधर। फिल्म को बहुत तारीफ मिल रही है, कमर्शियली सक्सेस है, एक्टर्स की तारीफ हो रही है, आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की तारीफ हो रही है। एक बड़ा तबके के अलावा एक छोटा सा तबका वो भी है जो फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल के खूब ट्रोल कर रहा है कि ये तो है ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। इन सारी चीज़ों पे, एक्टर्स पे, फिल्म पे आपका क्या थॉट है, पीओवी क्या है? धुरंधर एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो इन तमाम बातों के काफ़ी बियॉन्ड जा चुका है। मतलब अगर आप और हम या लोग कोई भी बात करे कि ये प्रोपेगेंडा है, वो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऐसा है जो शायद कई सालों में नहीं हुआ है लोगों को। तो प्रोपेगेंडा एक अलग चीज़ होती है। प्रोपेगेंडा बिल्कुल एक बहुत ही एक सीरियस चीज़, आप किसी चीज़ के ऊपर आप किसी चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हो, बट टू मेक समथिंग लाइक धुरंधर you need a great amount of creative and cinematic ability, जो कि आदित्य धर में है, जो हमने देखा है। जैसा आप डिटेलिंग की बात कर रहे हो कि यार आप डिटेलिंग तो एक चीज़ है कि आपने एक कैरेक्टर जो है, आपके कुछ किरदार हैं जो रियल लाइफ पे बेस्ड हैं और आपने उसकी डिटेलिंग कैसी की। आप एक चीज़ देखिए कि उस फिल्म में पार्ट 2 में जो है उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है फिल्में देखने का। मतलब धुरंधर के बाद मुझे लगता है कि लोगों का नज़रिया बनाने का चेंज होने वाला है। मतलब राम गोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म, मैं कहीं पढ़ रहा था, सरकार 4 शायद वो बना रहे थे, उन्होंने बंद कर दी। नहीं, बंद कर दी, हाँ, अनाउंस किया था भाई। अनाउंस किया था और फिर बंद कर दी कि नहीं, ही सेड कि आई थिंक नाउ द इंटरेस्ट एंड व्हाट पीपल वांट टू सी विल चेंज आफ्टर धुरंधर। सो मुझे नहीं लगता कि ये अब मैं वो बनाना चाहूँगा। अब आगे वो क्या करें पता नहीं, लेकिन अभी तक ये। तो कौन सी फिल्म आपने देखी है जिसका क्लाइमैक्स, नॉर्मली किसी भी फिल्म का क्लाइमैक्स, जब हीरो और विलन पूरा ये है, विलन को पता चल गया, अर्जुन रामपाल को पता चल गया कि ये है, हमजा है, ये मिला हुआ है, अब इनके बीच में मुठभेड़ हो रही है, इतना बड़ा एक्शन हो गया, हीरो ने विलन को मार दिया, फिल्म ख़त्म, कहानी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिल्म 40 मिनट और चल रही है। उसके बाद एक ऐसा लगता है एक अलग एपिसोड शुरू हो गया कि हीरो का टॉर्चर हो रहा है। फिर एक पता चला वहाँ पे उन्होंने माधवन, फिर वो निकले, फिर राकेश बेदी के कैरेक्टर को रिव्यू। मतलब यार ये तो आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हो, आपने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। क्लाइमैक्स के बाद फिल्म खत्म हो जाती है एक सीन के बाद कि भाई उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया तुमने, और एंड का सीन होगा, बात खत्म हो गई। ये 40 मिनट चल रही है आगे फिल्म, स्ट्रक्चर चेंज कर दिया आपने। सो ये तो एक कमाल। एंड उसके बाद आपने जिस तरीके से कास्टिंग की है, एक्टर्स उसमें कुछ कमाल हैं, आपने बहुत सही तरीके से उन्हें यूज़ किया है। म्यूज़िक, बैकग्राउंड मतलब आदिकाल से लोग कहते आए हैं कि म्यूज़िक और बैकग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर रही है। इस तरह से यूज़ करना कि आपको एक नॉर्मल सीन चल रहा है, वो नॉर्मल सीन चलते चलते एकदम अपने अपलिफ्ट हो जाता है और ऊपर पहुंच जाता है। ये तो मतलब
ये एक ऐसा ही आदमी सोच सकता है, उसको डाल सकता है कि जो कि क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो और बहुत ज़्यादा अच्छा काम जानता हो। और एक फिल्म नहीं, 2 फिल्में, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स 2 फिल्में, ऑलमोस्ट 4-4 घंटे की फिल्म है। ठीक है। और हम आज ये कह रहे हैं कि अरे लोगों का जो है अटेंशन स्पैन कम हो गया है, वो ऐसे, और उसके बाद वो 3.5 घंटे जाके धुरंधर देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। मतलब मुझे लगता है बहुत समय के बाद, जैसे मुझे जब धुरंधर 1 आई थी मुझे ठीक लगी थी, मेरे लिए थोड़ी हैवी थी लेकिन अच्छी फिल्म थी ये। जब 2 आई है, 2 को देखने के बाद मुझे लगा बहुत, और मैं उससे भी सरप्राइज था कि मुझे पता नहीं कितने साल बाद लगा ये कि यार दोबारा देखूंगा। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसी इसके पहले कौन सी फिल्म दोबारा देखी है या देखने की इच्छा हुई है। लेकिन वो सारी चीज़ें, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो सेट डिज़ाइनिंग हो, तो मुझे लगता है कि यार ये एक बहुत ही कमाल की एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है ना। ये फिल्में आप इनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक करेक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। एक ऐसी फिल्म है जो बहुत मेहनत से और बहुत डिटेलिंग में, और आज की फिल्म है ये। मतलब धुरंधर को आप कह सकते हो कि ये आज की फिल्म है। ये ऐसी फिल्म नहीं है कि इसका फॉर्मेट वो नहीं है जो हमने कुछ और फिल्मों में भी देखा है। बिल्कुल नहीं, नया सिनेमा ये है। फॉर्मेट वो बिल्कुल नहीं है कि शायद एक जैसे जो और भी पिछले 2-4-5 सालों में बड़ी फिल्में, एक्शन फिल्में चली हैं, ये पुष्पा नहीं है, करेक्ट। ये कोई और बहुत बड़ी फिल्म नहीं है। इस फिल्म का फॉर्मेट ही अलग है और बहुत अलग फॉर्मेट है ना। ये नया हिंदुस्तान है, ये नया सिनेमा है। अग्री। एंड इस फिल्म की वजह से आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, बट मुझे जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है तमाम चीज़ें, वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को बड़ा नुकसान हो गया है। लोग भयंकर ट्रोल कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी अपनी बात जो भी इंसान एक्सप्रेस कर सकता है, कि एक ये फिल्म है जो ऐसी है, स्पाइस को ऐसे दिखा रही है। दूसरी तरफ जो वाईआरएफ की स्पाई फिल्में होती हैं, जहाँ पहले रोमांस दिखा दो इंडियन और पाकिस्तान एजेंट्स का, और एकदम लेविश लाइफ दिखा रहे हो उनकी सारी चीज़ों को। डू यू फील इससे उनको नुकसान हो सकता है अपकमिंग फिल्म्स पे या बाकी चीज़ों पे? पता नहीं, कहना मुश्किल है। मतलब ये इससे नुकसान होगा ये तो पता नहीं। आप इससे इंस्पायर ही हो सकते हैं। डेफिनेटली इट विल आपको बहुत कॉम्पिटिटिव कर देगा कि यार अगर ये बना दिया किसी ने, अगर धुरंधर बना दिया किसी ने, और उसका इम्पैक्ट ऐसा है, और इम्पैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि हाँ यार वो 2-4 थोड़े हाई वाले सीन्स थे, एक्शन था और उससे कुछ हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इससे सरप्राइज हो गए, अरे यार ये फिल्म ने ऐसा कैसे रिएक्शन ले लिया ऑडियंस से। नहीं, उस फिल्म में सारी चीज़ें मौजूद हैं। और रणवीर सिंह ने, मतलब मैं उस आदमी की एक काबिलियत एज एन एक्टर एक अलग चीज़ है। वो तो हम तारीफ़ करते ही हैं कि रणवीर सिंह कमाल के एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक बहुत कमाल की चीज़ है, वो बहुत ही सिक्योर एक्टर है और वो देख के समझ में आता है। आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में वो आदमी जितना उसके कैरेक्टर को करना चाहिए वो उतना ही कर रहा है। पार्ट 1 में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रहमान डकैत के कैरेक्टर से आ रहा है, वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर से आ रहा है, लेकिन आप, और उनको पता ही होगा ना यार भैया, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, जब आप कर रहे हो, तो आपको पता है कि इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस कैरेक्टर में है, लेकिन मुझे यही बन के रहना है। क्योंकि उसके बाद जब इसका कल्बिनेशन होगा और पार्ट 2 आएगा, तो उसके बाद फिर इसकी कहानी होगी, ये क्या किया। और मुझे लगता है ये सिक्योर, और ये बहुत सिक्योर्ड एक्टर की पहचान है। बहुत कम होता है ऐसा, बट आई एम सो हैप्पी दैट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर दैट, रणवीर फॉर दैट, कि यार ये एक आप स्टैंडर्ड सेट करते हो कि यार एक इतना बड़ा स्टार भी अगर बहुत ही सिक्योर एनवायरनमेंट में रह सकता है, तो ये एक एग्जांपल सेटअप करते हो कि यार आप बाकी लोगों के लिए कि आप अपना काम सही तरीके से करो, आपको पता है क्या कैसी सारी चीज़ें, द काइंड ऑफ काम, मतलब बॉडी ऑफ वर्क, चाहे वो गली बॉय हो। मतलब गली बॉय का वो पहला सीन, दिस एक्टर अग्रीड कि मैं पीछे चलूँगा, दूसरा एक एक्टर होगा वो आगे चलेगा, वो लीड करेगा और मैं पीछे चलूँगा, और अचानक से आपको चलते चलते थोड़ी देर में दिखेगा अरे यार वो पीछे जो आदमी चल रहा है वो रणवीर सिंह है। ये बहुत ही सिक्योर चॉइस होती है एक्टर की। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। सिनेमा के बहुत सारे पहलू पे, एक्टिंग पे, क्राफ्ट पे हमने बातचीत करी। अगर आप इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे जाना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा आपकी लव लाइफ की, है ना। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी भी ना पता हो, क्योंकि मेरे को भी बहुत लेटली पता लगा कि जो आपकी वाइफ है वो वरुण शर्मा की सिस्टर है ना, बड़ी सिस्टर है।
मुझे बताइए वो लव स्टोरी, वो मनाना, वो रूठना इजीली हो गया था या थोड़ा मुश्किल रहा था? वो लव स्टोरी कैसी थी वो आप दोनों की? बड़ी ही मतलब इंटरेस्टिंग लव स्टोरी रही है। मतलब एक हम लोग एक ऐड के शूट पे मिले थे, वो भी एक्टर हैं। हाँ। और उन्होंने बहुत सारे तमाम एड्स किए थे। फ़िलहाल वो डिक्शन कोच हैं और अपना वॉइस ओवर करती हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने मतलब वो उनके डिक्शन कोच में उन्होंने सोनम कपूर, डायना पेंटी और निखिल कामत इन लोगों को ट्रेन किया है उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हिंदी के ऊपर। हम लोग मिले थे एक ऐड के शूट पे। हम लोग एक कैडबरी का ऐड कर रहे थे, कुछ मीठा हो जाए, उसके ऐड के शूट पे मिले थे रात को। नाइट शूट था उसका। तो ऐसा हुआ कि और ग्रुप था, काफ़ी लोग थे उसमें, एक्टर्स वगैरह। तो हमारी बातचीत ज़्यादा हुई नहीं। तो और क्या बड़ा हौच पौच होता है यहाँ वहाँ। ये कुछ आई थिंक 2010 साल पुरानी बात है, 10 साल पहले जब हम मिले थे। तो आधी रात को शूट वूट होके बीच में ब्रेक हुआ, वो लोग सेटिंग वगैरह चेंज कर रहे थे। तो हम लोग बैठे थे ऐसे साथ में। तो मैंने उनके चेहरे पे देखा कि थोड़ी ना कुछ समस्या लग रही है कि यार शायद कुछ चाह रही हैं क्या। मैं तो मुझे क्या आप कुछ परेशान हैं? कि नहीं, बहुत देर से ना चाय पीने का मन है। मैंने कहा अच्छा। तो बोले लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसको बोलूँ, सब बिज़ी दिख रहे हैं ये वो। मैंने 2-4 बार स्पॉट को बोला भी कि स्पॉट सुनिए, फिर वो चला गया। फिर उसने कहा मैं आ रहा हूँ। तो ऐसा 15-20 मिनट से ये चल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं वहीं बैठे बैठे चला है स्पॉट, वहीं पे बैठे बैठे तो एक आदमी आया, हाँ जी सर। मैंने कहा अरे इनको चाय पिलाइए, हमें भी पिलाइए, कैसी चाय अदरक इलायची। तो वो एक पहली चीज़ हीरो मूवमेंट। तो एक वैसा था। मुझे लगा कि हाँ यार, क्योंकि उससे पहले थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था कि यार आप ऐसा सुनिए सुनिए करे तो नहीं होता है। वहाँ से स्पॉट कोई है नहीं, तो हाँ जी क्या चाहिए। तो फिर वो चाय हो गई, फिर पी लिया। तो थोड़ी बहुत तब भी आई थिंक थोड़ी बहुत ही बात हुई। और फिर मेरी वो मतलब आई थिंक लेंसेज पहने हुए थे उन्होंने, तो उनकी आंख में थोड़ी देर के बाद इरिटेशन हो रही थी। तो उनको आई ड्रॉप चाहिए थी। तो उनकी कहीं होंगी रूम वगैरह में, मेरे पास मेरी थी। तो मैंने बोला मेरी आप यूज़ कर लो आई ड्रॉप्स वगैरह। तो उसके बाद फिर उनका पैकअप पहले हो गया, वो चली गई और मैं भी आ गया। फिर कुछ समय बाद तब फेसबुक था। तो फेसबुक पे उनका मैसेज आया कि अरे हाय, और ऐसा ऐसा मैं नीलिमा, और वो आपकी आई ड्रॉप्स मेरे पास रह गई है। तो मैंने कहा अब आई ड्रॉप्स ये रख लीजिए, कोई बात नहीं, वो आप ही की थी, आप उसे रख लीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ऐसी बात हुई, फिर हमारा हुआ कि कभी मिलते हैं। तो फिर हम मिले। तो हमने 2-3 बार प्लान किया मिलने का कि आज मिलते हैं। फिर होता है ना कभी कि यार आज नहीं हो पा रहा है, आज उनका कुछ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अगले दिन हुआ। फिर मैंने कहा अरे मैं एक्चुअली आज कहीं और हूँ, सॉरी। फिर तो ऐसे करते करते हम 2-3 बार नहीं मिल पाए। और फिर एक दिन हम लोग मिले कि अरे आप कहाँ हो? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे मैं भी एकदम पास ही में हूँ, लेकिन थोड़ी देर में निकलना है। तो कोई बात नहीं, 20-25 मिनट के लिए मिल लेते हैं। तो हम मिल लिए, एक कैफ़े में मिले। अब वो 20-25 मिनट के लिए मिले थे तो 3.5 घंटे हम साथ में थे। अब 3.5 घंटे में बातें हो रही हैं उनकी, वो अपनी बता रही है, मैं अपनी बता रहा हूँ, वो सब हो रहा है। अब करते करते फिर और उसी मीटिंग में थोड़ी एक दोस्ती वाली एक वाइब आई। और मैं भी उस समय जिस पड़ाव में था अपनी लाइफ में, मुझे भी गर्लफ्रेंड्स थी, ये सब था उसके पहले भी, लेकिन एक दोस्त वाला एक इक्वेशन नहीं किसी के साथ बना था। नॉर्मल गर्लफ्रेंड्स थी, फिर हैं कुछ और हैं, अफेयर्स वगैरह जैसे। एक बहुत टाइम में समय के बाद ना मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसको मुझे मिल के ऐसा लगा कि यार ये तो दोस्त की तरह है और अलग बातें हो रही हैं। तो वहाँ से फिर बात शुरू हुई। फिर उसके बाद हम फिर मिलने लगे, मिलते रहे। और मिलते कुछ महीनों के बाद, अच्छा आज तक भी हम इस बात पे हंसते हैं और हम अक्सर ये बात करते हैं अपने दोस्तों से भी कि हमने कभी भी एक दूसरे को ये पूछा नहीं कि अच्छा अब हम साथ में हैं क्या, कि नाउ आर वी डेटिंग, हाँ। और या ना शादी के समय भी प्रपोज नहीं किया है। वो ऐसा था कि एक समय के बाद समझ में आ गया कि यार हाँ वी आर डेटिंग। तो कभी आई थिंक कुछ 6-7 महीने बाद ऐसा हुआ कि यार हम लोग अब हम साथ हैं ना। हाँ। तो फिर ये हुआ। फिर उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा ये हुआ कि अब हम वी आर डेटिंग, तो फिर मैं आंटी से मिला, मम्मी से, नीलू की। तो उनसे मिला और वो बहुत ही मतलब वो उनसे मेरी वेवलेंथ बहुत मैच करती है। मतलब मेरी पूरे फैमिली में ऑब्वियसली नीलू के साथ तो एक अलग है, उनके साथ बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं एज पर्सनालिटीज वी मैच। वो भी बहुत थोड़ा मतलब वो तो मुझसे भी ज़्यादा है लॉजिकल और वो सारी चीज़ें। तो एक मेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी पहले टाइम पे मैच की। और
वो भी आर्टिस्ट हैं, वो फाइन आर्ट्स की टीचर प्रोफेसर रह चुकी हैं 38 ईयर्स के लिए जलंधर में। तो वहाँ से फिर मिलना शुरू हुआ, फिर वरुण से मिला, ईशू बोलते हैं हम उसे। वरुण से उसके पहले मिले थे आप? उससे मैं पहले मिला था एक आध बार, मतलब इनफैक्ट उसके साथ ऐसा हुआ था, वो भी एक अलग कमाल का किस्सा है। एक कॉमन ग्रुप है, तो गुरु जो है मिर्ज़ापुर का डायरेक्टर, उसने बहुत, उसकी पहली फिल्म उसने बनाई थी, उसमें विशु था, वरुण था, वार्निंग नाम की एक फिल्म थी, तो उसमें था। और इनफैक्ट ही हैज़ ऑल्सो बीन, गुरु हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कास्टिंग वरुण इन फुकरे। ओके। तो इनिशियली उसने सजेस्ट किया था वरुण का नाम फुकरे के लिए, मृग को और ये सारी चीज़ें, तो ही इज़ बीन अराउंड कि हाँ यार ये एक एक्टर है, तू देख ले सब चीज़ें। फिर फुकरे हुई। जब फुकरे रिलीज़ हुई 2013 में, तो मैं वो जो बाहुबली वाला जो शो बनाया था, बताया था ना, वो मैं शूट कर रहा था हैदराबाद में, और गुरु हैड कम टू शूट सम एपिसोड्स। उसके 5-6 एपिसोड्स गुरु ने शूट किए। तो मैं पहली बार गुरु को मिला हूँ तब 2013 में, ठीक है। जब वो शो कर रहा था। तो हम शूट से वापस आए, और हमारा ये था कि गुरु ने बोला अरे यार एक मतलब पता ही था मुझे तब, वो जब हम शूट कर रहे थे तो उसने बताया था एक फ़िल्म है फुकरे, ये बन रही है, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें। मैंने कहा ठीक है। तो वो रिलीज़ हुई थी, तो हम शूट करके आए, तो गुरु ने बोला अरे यार रात को चलते हैं फिल्म देखने। तो मैं और गुरु गए थे फुकरे देखने जब रिलीज़ हुई थी। और मैं एंड में कितना थका हुआ था, मैं पूरे दिन की शूट के बाद मैं एंड के 15 मिनट में सो भी गया था। कि मैंने कहा अच्छा क्या हुआ, फिर उसने उठाया कि अरे, मैंने कहा अच्छा ठीक चलो। तो कट्टू उसके बाद फिर हम लोग ऐसी एक आध बार गुरु के घर पे हाय हेलो नमस्ते, ज़्यादा कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई। और फिर उसके बाद एक दिन उनके घर पे कुछ पार्टी थी, यही जब हम मिलना शुरू कर दिया, तो तब मैं पहली बार मिला था। फिर आंटी से मिलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद फिर ये था कि क्योंकि वो है पंजाब से, अब वहाँ पे तो यही होता है कि अच्छा ठीक है अब आप साथ में हैं, तो आप शादी, अब अगला पड़ाव तो वही है। तो उस पर फिर हमने थोड़ा वो लिया कि हाँ करनी है, ये तो तय है, लेकिन कब करनी है, कैसे करना है, उसमें थोड़ा समय है। मिर्ज़ापुर का तब सीज़न 2 का शूट शुरू हो गया था, तो ये सब चल रहा है, बिज़ी करते कराते फिर हमने एक तय किया कि हम लोग 2020 में वील गेट मैरिड। तो 2020 में फिर हमारी शादी हुई, और जैसी शादी हुई 2 महीने के बाद लॉकडाउन हो गया, 1.5 महीने के बाद। तो मैं अपने शादी के उस चीज़ के बारे में अक्सर ये कहता हूँ कि भाई जब हम शादी करके लॉकडाउन में घुसे तो हमें 2 महीने हुए थे, जब हम निकले तो हमें 5 साल हो गए थे। क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा था एक साथ, आप सोचो आपको, मतलब हमारे तो घर के ये भी नहीं हुए, मतलब आप जाते हो ना शादी के बाद लोगों के घर में डिनर पे, लंच पे, वो भी नहीं हुआ, एक आध हुआ था बस, वो भी नहीं हुआ। क्योंकि उसके बाद सब लोग ही मतलब 4 महीने सब घर बंद हो गए। तो लेकिन तब फिर एक दूसरे को समझना, ऑब्वियसली आर्गुमेंट्स, ये सारी चीज़ें, तो उसमें एक बहुत कमाल की चीज़ ये होती है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में कि आपको किसी एक दूसरे की बात पे एक दूसरे के साथ अगर आर्गुमेंट हो गया है, लेकिन इसके बाद आपको पता है कि आपको मनाने के लिए भी कंपनी यही है। अगर अब आप इस चीज़ में किसी चीज़ में उलझ गए हैं, किसी कॉन्वर्सेशन में सुलझाने के लिए भी आपको एक दूसरे की ही ज़रूरत है। तो वो चीज़ें जब धीरे धीरे होने लगी, और क्योंकि एक सिचुएशन में हमें डाला गया था, पूरी दुनिया को ही डाला गया था, लेकिन हम क्योंकि शादी करके निकले थे तो हम एक अलग चीज़ से वो कर रहे थे। मतलब मैंने तो सुना है कई लोगों के डिवोर्स हो गए बहुत लॉकडाउन में। तो मैं उसके बारे में हम यही कहते हैं कि भैया वही है कि जो निकल गया अब वो साथ है जो उस दौर से निकल गया फिर वो साथ है। तो मैं अक्सर जावेद साहब की लाइन है जो शबाना जी के लिए कहते हैं वो, कि भाई वो मैं नीलू के बारे में आई थिंक वो हमारे लिए काफ़ी सही बैठती है कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की रही है कि शादी भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और आई थिंक मैं क्योंकि नीलिमा से कभी मिला नहीं हूँ, मेरी कभी बातचीत नहीं हुई, बट आप दोनों का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है ना, देख के मुझे समझ आता है कि दोस्ती बहुत प्यारी है। जैसे वो डार्क रेड और मरून टाल कि वो तौलिया ये तुम्हारा वो मेरा है वाली चीज़ जो पोस्ट पे भी एक जिक्र हुआ था। ठीक है, मैं वापस क्राफ्ट पे आता हूँ। मुझे इस बातचीत को ख़त्म करना है कोई भी एक एक्ट के साथ, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कोई भी एक अब इमोशन चुनिए कि ये रस इसको थोड़ा सा करते हैं और एक कोई एक्ट हो जाए, उसको इसके साथ क्लोज करते हैं। तो कैसे करें, हंसने से करें या गुस्से से या क्या? तो सजेस्ट, मतलब मेरा मन है थोड़ा सा कुछ एंगर, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जो होता है ना, गुस्सा जो हम लोगों ने बहुत टाइम से देखा नहीं है, कुछ वैसा। बाकी जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बेटर रहेगा तो वो करते हैं।
गुस्सा तो मतलब यार इतने प्यारे लोग बैठे हैं यहाँ पे ऐसे इंसान की शक्ल देख के कोई कैसा गुस्सा करे, लेकिन सोचते हैं। यार मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी कॉन्वर्सेशन आप करने वाले हैं, मतलब मैंने आपको एकदम दिल से बोला कि जो भी आप चाहते हैं मैं एकदम दिल से बात करूंगा। आप ये सवाल क्या पूछ रहे हो ऐसी चीज़ें, मतलब आप सवाल ही ऐसे पूछना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो, धुरंधर में प्रोपेगेंडा है कि नहीं, ये क्या बात है। और 4 बार तो आपका ये जो है ये चीज़ बंद हो गई है। लेकिन मैंने आपको एक बार बोला था ना कि यार आप पहले फ्रेम सेट कर लो। एक बार आपके पास जगह नहीं थी, मैंने आपको बोला कि आप मेरे घर आ जाइए, आप यहाँ पे शूट कर लीजिए, और आप शूट कैसे कर रहे हो, 4 चीजें आपने तोड़ दी यहाँ पे आके। यार ये क्या बात है, और आपका काम ही पूरा नहीं है यार अविनाश, ये तो सही नहीं है यार। मतलब मैंने आपको यार देखो आपने घर दिया, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, थैंक यू, आपने हमें लोकेशन दिया, बट कैमरा जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे फिल्म हो चाहे इंटरव्यू कुछ भी हो, बट इस चीज़ के लिए इतना गुस्सा आई डोंट थिंक सो। ये बात सिर्फ कैमरे की नहीं है, बात यह है कि जब मैं आपके सामने एकदम दिल से खुलने के लिए तैयार हूं तो आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि जिससे सामने वाला आदमी परेशान हो। देखिए अंजू, मेरा काम नहीं ये क्या, नहीं ये क्या बात है। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि भैया आप जो पूछना चाहिए मैं दिल से बात करूंगा, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि जो वायरल हो जाए बस। अरे मुझे नहीं चाहिए वायरल। देखिए मेरा काम है सवाल पूछना, आपको जो आपका काम सवाल पूछना नहीं है, आपका काम है जिम्मेदारी से सवाल पूछना। बैठिए आप हमें भाई। कैमरा ऑन है ना ब्रो, लव्ड इट भाई साहब। ये देखिए क्या क्या करवाते हैं ये हमसे हैं। मैंने कहा भैया मैं नहीं कर सकता, ऐसा प्यारा आदमी चेहरा कि मैं तो मतलब प्यार वाला इमोशन ही बाहर आएगा, लेकिन ये कह रहे नहीं सर हमें गुस्सा देखना है। ब्रो लव्ड इट। मतलब फॉर अ मोमेंट मेरी भी थोड़ी सी ना ऐसे कि मेरे को लगा आप शायद कि ठीक है चलो अच्छा कुछ ऐसा प्लान करते हैं, आई वाज नॉट रेडी कि आप मेरे पे ही चढ़ जाओगे, बट दैट वाज अमेजिंग गाइस। ऐसा मैंने कुछ नहीं टूटा है इस घर में। ये मुझे बोलना है, देखिए जो मैंने कहा और जैसा मैंने कहा एकदम उसके उल्टा हुआ है। इतने प्यारे लोग मतलब कि ढूंढने से नहीं मिलते, बेचारे यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, भाई साहब मेरे यहाँ बैठे, और अविनाश मतलब इतना प्यारा और कमाल का काम हुआ है। कोई कैमरा कहीं कटा नहीं, सवाल तो यार मतलब इतने प्यार से इतने सूक्ष्म तरीके से अविनाश पूछता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग इतनी देर से बैठे हैं और सिर्फ कॉन्वर्सेशन हो रही है, बात कर रही है। थैंक यू मेरे भाई ब्रो, और थैंक यू बहुत सो मच। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपके आग्रह पे मैंने ये गुस्सा दिखाया है।